स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिन की बड़ी बहस। मैं हूं जब्बार खान। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के बाद से पहला नेता सिकंदर बख्त, मुस्लिम चेहरा जो कि भारतीय जनता पार्टी में महासचिव के पद पर रखे जाते हैं, और उसके बाद से लेकर के आरिफ मोहम्मद खान, नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शाहनवाज हुसैन, जफर इस्लाम, एमजे अकबर सरीखी और फिर अब्दुल्ला कुट्टी का नाम इस पूरी फहरिस्त में सामने आता है। मगर इस बीच में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई कोर कमेटी का ऐलान किया। नई कमेटी में उपाध्यक्ष से लेकर के प्रवक्ता तक के बदलाव किए गए, लेकिन इन बदलाव में जो खास बात रही वो ये है कि मुस्लिम चेहरे। ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी की कोर कमेटी में चार चार मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है। अब देखिए, अब्दुल्ला कुट्टी को उपाध्यक्ष बनाया गया है इस बीजेपी के ऑफिस बेरर में, कोर कमेटी में। जमाल सिद्दीकी को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान मिली है, तो वहीं साथ ही साथ में सैयद शाहनवाज हुसैन, जफर इस्लाम राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में यह कहा जाता है कि उसका वोट बैंक हिंदू है। मुस्लिम वोटर कभी भी बीजेपी के पीछे खड़े नजर नहीं आए। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी के युग हो या फिर अमित शाह के अध्यक्ष पद वाली बीजेपी कोर कमेटी में मुस्लिम चेहरों की संख्या 2 तक ही सीमित रही। लेकिन जेपी नड्डा की बीजेपी पहले से थोड़ी अलग है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नड्डा की नई रणनीति जीत का मुस्लिम मंत्र है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों के ये बयान आप सुनिए। मुसलमानों को इन्होंने जगह दी है तो हमेशा से ये देते रहे, लेकिन मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं ये लोग। ये कहने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मुसलमानों पर विश्वास कभी कायम नहीं कर पाएंगे ये 4 नहीं 40 बना दे, क्योंकि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। एक कम्युनिटी के लिए एक नीयत अच्छी ना रखना बहुत बड़ी बात होती है। खास तौर से आप सत्ता में हैं और आपने संविधान की शपथ ली है कि आप धर्म और जात से ऊपर उठकर काम करेंगे, लेकिन आप वो काम नहीं करते हैं। आप धर्म के आधार पर ही काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के 4 व्यक्तियों को पदाधिकारी बनाया जाना इस बात का संकेत है कि जहां उसके ऊपर बिहार के चुनाव का दबाव है, वहीं ये बात भी भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एक राष्ट्रीय स्वीकृति की पार्टी बनना है तो भारत के सारे समाज को, हमारे 6 धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सबको साथ लेकर के, सबको भरोसे में लेकर के ही एक बड़ी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ जा सकता है। लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के नेता हमारे साथ जुड़े हैं और अपने अनुभव से परिपूर्ण हैं। उनकी कार्यशैली की तमाम जो मजबूतियां हैं, उससे हमारी पार्टी मजबूत हुई हो या सरकार मजबूत हुई हो, तो उन्हें यथोचित स्थान दिया भी गया है। अभी आपने देखा राज्यसभा चुनाव के लिए भी हम माननीय जफर इस्लाम जी को उस टिकट दिया गया था। इसी तरीके से आप देखिए, अगर संगठन में भी किया गया है तो मुझे लगता है 3 से 4 मुस्लिम समुदाय के नेता को स्थान दिया गया है। अब सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर 4 मुस्लिम चेहरों को अपनी कोर कमेटी में जगह दिया है, तो फिर इससे दूसरे दलों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों इस बात के सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति में अब तब्दीली हो रही है? क्या मुस्लिम चेहरों को शामिल करके बीजेपी अपनी किसी दूसरे तरह के समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है? और इसी जिम्न में केरला के अब्दुल्ला कुट्टी के बारे में भी कहा जा रहा है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। मगर आइए सबसे पहले तारुफ आपको कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अशोक पांडे जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता शौकत अली साहब, आपका भी स्वागत है सर। और कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता सचिन रावत जी हमारे साथ में। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है कि आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, शौकत अली साहब, क्या कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू या इसी तरह की पार्टियों का क्या कोई विशेषाधिकार है मुस्लिम समुदाय पर? क्या बीजेपी अगर मुस्लिम समुदाय को अपने पास रखती है तो फिर इससे आपके पेट में दर्द क्यों होता है? जब्बार साहब,
पहला सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से ही होना चाहिए था। उनसे पूछ लेते, जो उनके नेता मुसलमानों के खिलाफ जो बयान देते थे, उनको तो तकलीफ नहीं हुई जो कमेटी में आपने रख लिया। हमें तकलीफ नहीं है, उनको लॉलीपॉप दे के आपने रख लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या लॉलीपॉप दिया है तो आप ही जाने। नहीं, शौकत साहब, बीजेपी तो ये कहती है कि हम तो हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है। एमपी के वो तो ये कहती है कि हमारे लिए एक समान है, सबका साथ सबका विकास चाहिए साहब, कोई भी कानून हो सबके लिए एक समान हो, सबको एक साथ सजा दी जाएगी, सबको एक साथ तोहफा भी दिया जाएगा। बीजेपी तो यही कहती है ना। जब्बार साहब, जब्बार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूं जब्बार साहब। जब्बार साहब सुन तो लीजिए। जब्बार साहब, एक नहीं 1000 बयान आपको मिल जाएंगे, नए और पुराने। वो मुस्लिम के खिलाफ जो अनगिनत बातें कही जाती थी, समाजवादी पार्टी को कोसा जाता था, अरे साहब 50-50 टिकट इन्होंने मुसलमानों को दे दिया। तो तकलीफ तो इनको है, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम लोग सबकी बात करने वाले लोग, सर्व समाज की बात करने वाले लोग, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो इनको है, क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं ये पूछना है इन लोगों से। अशोक पांडे जी, ये बताइए, मुसलमान में शौकत अली साहब नहीं दिखे, वो सैयद अब्बासी दिखते हैं क्या साहब? ठीक है, अशोक पांडे जी जवाब दीजिएगा शौकत अली साहब की बातों का। बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है क्या? आवाज मूल बात यह है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमने हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया। हमने जो तथ्य परख था हमने किया। तलाक 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 पर जो पिलाया, दुनिया के किसी मुसलमान राष्ट्र में नहीं था, भारत में इसका चलन था। हमने तलाक को हलाक किया, मुस्लिम महिलाओं को उसका हक दिलाया। ये क्या सांप्रदायिकता है? हमने अभी अपनी पार्टी में जफर इस्लाम को राज्यसभा का सदस्य बनाया। हम सांप्रदायिक हैं? ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणों की बात तो करते नहीं, अशोक गिरिराज सिंह के बयान याद हैं आपको पांडे जी? अशोक पांडे जी एक सेकंड, शौकत साहब आपकी गिरिराज तरफ सिंह के आता हूं। बयान याद हैं? अशोक पांडे जी आपको मेरी प्रदेश आवाज के आ रही हो? मेरा मुख्यमंत्री के बयान याद हैं सवाल आपको? सुनिए, उसके बाद में जवाब दीजिएगा। शौकत अली साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। अशोक पांडे जी, केरला से अब्दुल्ला कुट्टी को कोर कमेटी में लाए जाने का क्या मतलब है? कोई मजबूरी है केरला में अब पार्टी की खिसके हुए जनाधार, या पार्टी के जमीन को, सियासी जमीन को विस्तार देना, इसलिए एक मुस्लिम चेहरे की वहां पर जरूरत है? और अब्दुल्ला कुट्टी वही है ना जो 2019 में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आए थे? देखिए, आपको बता दें कि हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, और ईमानदारी के साथ अभी हमने जिन लोगों को पदाधिकारी बनाया है, जफर इस्लाम को राज्यसभा में भेजा है, वो हिंदू मुसलमान मान के नहीं, एक अच्छा कार्यकर्ता मान के। ये अलग बात है कि जब भी हमारा सरकार का कोई प्रस्ताव आता है, सरकार कोई अशोक साहब एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, तो किसी न किसी अशोक पांडे साहब ये बताइए। ठीक है शौकत साहब, जल्दी से पूछ लीजिए अपना सवाल, फिर मैं जाऊंगा जी। अशोक पांडे साहब, आपको याद होगा पश्चिम में एक मुस्लिम नेता, जब्बार साहब मैं अशोक पांडे जी से पूछना चाहता हूं, एक मुस्लिम नेता थे पश्चिम के, उत्तर प्रदेश पश्चिमी के, वो सुबह ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी और शाम का उनका निष्कासन हो जाता है। याद है आपको? याद है आपको किस कारण निकाल दिया था आपने? या मुख्तार अब्बास नकवी को पसंद नहीं आए थे? शहनवाज हुसैन राणा साहब को पसंद नहीं आए थे? याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष होते थे तो सिकंदर वक्त उनके साथ उपाध्यक्ष होते थे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में ठीक है, मगर शौकत साहब ये तो पार्टी की अपनी रणनीति है ना, ये तो सभी पार्टियों में होता है, सभी पार्टियों में होता है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई आकर के लंबी पारी खेलता है, कोई आकर के जल्दी चला जाता है, ये तो सभी पार्टियों के अंदर होता है। ये बीजेपी से किसी मुस्लिम चेहरे को लाना और निकालने की बात को इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? जब्बार साहब मैं कहना चाहूंगा, ना जब्बार साहब, देखिए दो मुस्लिम में भी दो गुट हो जाते हैं। मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा, मुस्लिम में भी दो गुट हो जाते हैं, शियावर का एक सुन्नी का। सुन लीजिए मेरी बात, जो पश्चिम के नेता ज्वाइन हुए थे और सुन्नी वर्ग से आते थे, और ये बात शहनवाज राणा को गवार नहीं गुजर रही थी कि साहब अगर ये आ गए तो उत्तर प्रदेश में राजनीति में महानगर अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। ठीक है, अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? हमारे यहाँ जिले के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष ब्राह्मण हुए हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? चलिए बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। सचिन रावत जी, ब्राह्मण नहीं है। ठीक है सचिन रावत जी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है सचिन रावत जी, अगर ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका वोट बैंक बहुसंख्यक है,
तो फिर कांग्रेस पर तो यह आरोप लगता रहा कि तुष्टीकरण के सहारे मुस्लिम समाज को सिर्फ एक वोट बैंक को ही समझती रही, इसके अलावा कुछ किया नहीं। सचिन रावत जी। देखिए जब्बार साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश की हमारे जो संविधान की संस्कृति है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी वर्ग के लोग हैं वो सभी लोग देश को बनाने और देश को संवारने में उनका अहम योगदान रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी आहट से भारतीय जनता पार्टी ने जो आज मुस्लिम प्रेम जाग रहा है ये सभी लोगों ने देख लिया है और जग जाहिर हो गया है। आज जो बिहार के हालात हैं, आप करें तो मुस्लिम इस समुदाय वजह से का इन लोगों विकास ने हो अपना जाता है, मुस्लिम कार्ड दूसरा खेला। करें लेकिन तो अगर मैं चुनावी पूछना आहट की चाहूंगा, वजह से तुष्टीकरण हो जाता है, ये कैसे? ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना सचिन रावत जी। कांग्रेस करे तो मुस्लिम समुदाय का विकास, अगर दूसरी पार्टी करे तो साहब ये चुनावी आहट की वजह से राजनीतिक फायदा। देखिए हमने कहते हैं, देखिए हमने तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी जातिगत और कभी धर्म की राजनीति की नहीं है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी वर्ग के लोग हैं उनका विकास के लिए हम लोगों ने आगे आए हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, और जो हमेशा ध्रुवीकरण पे, किसी भी आपने देखा होगा 2014 से लेकर के 2019 में दोनों बार इलेक्शन हुआ है, लेकिन ना डेवलपमेंट की बात हुई है, ना यहाँ के किसी रोजगार की बात हुई, ना शिक्षा की बात हुई है, क्योंकि ये लोग धर्म और जात को बांट करके, हिंदू मुस्लिम को बांट करके इन्होंने चुनाव कराया है। आज की डेट में जब इनको मालूम है कि हमारी जमीन खिसक रही है, हमारी नहीं तो वही तो मैं तथ्यों से जवाब दीजिए ना। मैं बता तो रहा हूं कि इनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, नारा इनका हो गया है कि सबका साथ भाजपा नेताओं का विकास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास में एक लाइन और जोड़ दी विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी। सवाल यह है कि विश्वास को लेकर के शौकत साहब ने जो बात शुरू में कही थी इस चर्चा की शुरुआत में, क्या वो विकास कहीं या वो विश्वास कहीं डगमगा रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि अलग अलग देश के हिस्सों में राजनीतिक जमीन को और ज्यादा विस्तार देने के लिए थोड़ी सी रणनीति में बदलाव करना चाहिए, और उसी के नतीजे की शक्ल में 4 मुस्लिम चेहरे कोर कमेटी में बीजेपी ने शामिल किया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। और अब जबकि बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 29 तारीख को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान होना है। ऐसे में इस समीकरण को किस तरीके से देखें, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, या जेपी नड्डा एक अलग सोच रखते हैं और ये जो सब कुछ हुआ है जेपी नड्डा ने अपने हिसाब से किया है, या फिर आरएसएस या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मशवरे की बुनियाद पर 4 लोगों को, 4 मुस्लिम चेहरों को इस कोर कमेटी में जगह दी हुई है। सारे खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था सिकंदर बख्त का, और आपने सिकंदर बख्त का जिक्र करके कई सारी चीजें कही और बखान किया। वो सिकंदर बख्त जब बीजेपी बनती है, और बीजेपी कई बार यह दावा करती है कि फाउंडर मेंबर्स में से सिकंदर बख्त एक रहे हैं, तो फिर 2014 का लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा, आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि एक भी मुस्लिम समुदाय से कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखा जिसे आप लोकसभा का टिकट देते। देखिए, मूल बात यह है कि हमारी पार्टी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती। अभी आपने देखा एक सज्जन तोहमत लगा रहे थे सांप्रदायिकता का। अरे साहब, हमने जन धन योजना लाया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने गांव-गांव शौचालय बनाया, हिंदू नहीं, वो सारी बातें अशोक पांडे जी, वो सब कुछ अपनी जगह, मगर जो आज सवाल, आज हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 चेहरों को एक साथ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेयरर्स में जगह मिली है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में आरोप आपके ऊपर बहुत लगे बीते दिनों कि 2014 में एक भी मुस्लिम चेहरे को आपने टिकट नहीं दिया। इस सवाल का जवाब वो संतोषजनक आया नहीं कभी। लेकिन हमने मुसलमान को मंत्री बनाया, इसके पहले शहनवाज हुसैन साहब मंत्री थे, आज भी हमारे मंत्री हैं। सबका अपन सबका, मगर उसी सैयद शाहनवाज हुसैन को आपने टिकट नहीं दिया 2019 में। देखिए, अब हमारे यहाँ पार्टी का टिकट देना न देना हिंदू मुसलमान पे तय नहीं होता। हमारे यहाँ आपको बता दें कि सीधी बात है, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, एक टिकट राज्यसभा का आया तो अशोक अमर पांडे सिंह जी, पे, तो सबसे सुन लीजिए, सबसे पहले टिकट हमने दिया जफर इस्लाम साहब को। हमारे ऊपर ये वो लोग हैं
जो कहते हैं कि सारे संसाधनों पे अल्पसंख्यक का समुदाय का ये सीधे सांप्रदायिकता करने ठीक वाले है, लोग ठीक हैं, है। सच्चे मैं कमेटी इस से चर्चा गिनती को आगे ले कराने वाले जाऊंगा लोग दोनों हैं। मेहमानों की तरफ, भारतीय मगर जनता अशोक पांडे जी पार्टी एक सीधा सा कभी सवाल सांप्रदायिक नहीं है, है। एक सीधा सा सवाल है। दो अहम वजहें इसके पीछे मानी जा रही है। क्या केरला के अंदर बीजेपी अपनी सियासी जमीन को बढ़ाना चाहती, इसलिए एक मुस्लिम चेहरे की वहां पर जरूरत थी, अब्दुल्ला कुट्टी, जो कि पहले कांग्रेस में कभी हुआ करते थे। बिहार का विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है, जहां पर एक मुस्लिम समुदाय आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन होने के बाद में मुस्लिमों का एक मुश्त वोट उनके पक्ष में पड़ा था, ऐसा कहा जा रहा है। क्या इन चुनावी परिप्रेक्ष्य में या चुनाव के आहट के नजर से, जैसा कि सचिन रावत जी ने कहा, 4 चेहरों को एक साथ जगह दी गई है, आखिर इसके पीछे की वजह को कैसे समझे? अशोक पांडे जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी हम कोई कमेटी बनाते हैं, कोई नियम बनाएंगे, किसी न किसी प्रदेश में चुनाव रहता है, तो ये आरोप लगता है कि चुनाव को देखते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो पंचायत के भी चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे निगाह में ये नहीं है, हमारे निगाह में अंतिम वो है आदमी, किसी धर्म सांप्रदायिक का हो, वो उसको उठाने, हम लोग उसके स्तर को उठाने का काम करते हैं, न कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हमारे रिजिम में एक भी दंगा नहीं हुआ, हमारे रिजिम में कहीं बम विस्फोट नहीं हुआ, और दंगा कराने वाले लोग इन बिंदुओं की तरफ नहीं जाऊंगा। इस पर बड़ी लंबी बहस, बड़ी लंबी डिबेट है कि किस किस के राज्य में क्या कुछ हुआ, एक अलग पहलू है। दंगा कराने वाले लोग जो सचिन रावत जी, वो सत्ता में बैठ गए ना, तो दंगा कहां से होगा? बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। सचिन रावत जी, आरोप सीधे सीधे आप लोगों के ऊपर ये लगा, अगर बीजेपी ये कहती है कि साहब ठीक है, हमें बहुसंख्यकों की वोट की बुनियाद पर हम चुनाव जीत लेते हैं और फिर भी हम मुस्लिमों को अपने साथ रखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस आधार पर मुस्लिमों का इस्तेमाल किया? तुष्टीकरण, यही आरोप आपके ऊपर लगे और शायद उसी का रिएक्शन मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है। देखिए जब्बार जी, मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया कि कांग्रेस पार्टी ना कभी दलगत राजनीति, ना जातिगत राजनीति, ना धर्म की राजनीति करती है। आपने देखा होगा कि जब देश हमारा आजाद हुआ था, देश आजाद होने से लेकर के अब तक, अरे सुन लीजिए महाराज, अरे सुन लीजिए महाराज पांडे साहब, सुन लीजिए, जब आपकी बारी आए तो बोल लीजिएगा। विस्फोट होता है तो गृह मंत्री 4 बार कपड़ा क्यों बदलते? अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए महाराज। अशोक जी, आप लोग सत्ता में आ गए ना, आप लोग सत्ता में आ गए। मैं बताना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था, देश की आजादी में सभी लोगों ने योगदान दिया, और मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाने में 9 रत्न कंपनियां दी, आईआईटी दिया, आईआईएम दिया, किसी जात विशेष को ध्यान में देख करके नहीं दिया। सभी वर्ग के लोग, सभी जात के लोग पढ़े और नहीं कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर तुष्टीकरण का ठप्पा लगा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति के साथ 4-4 मुस्लिम चेहरों को अपने कोर कमेटी में जगह दे रही है। समाजवादी पार्टी तो खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी बताने में पीछे कभी हटती ही नहीं। इन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में जाहिर तौर पर जनता भी अपना एक व्यू रखती है। हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर के कि आखिर मौजूदा वक्त में जातीय समीकरण या धार्मिक समुदायों की बुनियाद पर किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इन सभी समुदायों का इस्तेमाल करती हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो नड्डा की नई रणनीति जीत का मुस्लिम मंत्र है क्या? हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए, चूंकि हम लोग इस चर्चा के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से सभी के पास में आऊंगा। और ऐसे में शौकत अली साहब, आपकी पार्टी तो सबसे बड़ी मुस्लिम हितैषी है, तो क्या यह विशेषाधिकार आपके पास ही रहना चाहिए? आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर अपनी कोर कमेटी में ला रही मुसलमानों को, तो लाने दीजिए ना, क्या दिक्कत हो रही है? जब्बार साहब, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा था कि जब्बार साहब, जिन लोगों को जगह दी गई वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं, किसी न किसी से संबंध रखते हैं। दूसरी चीज़ मैं इस पर दोहराऊंगा, जब्बार साहब, इनका मुस्लिम प्रेम कुछ इस तरह है, एक लॉलीपॉप टॉफी आती थी बचपन में, जिसको आप खाइए, मजा तो बहुत आता था, पेट नहीं भरता था, ये उसी तरह इनका प्रेम कि मुस्लिम को लुभावा, लालच तो दे दिया है। सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए अशोक पांडे जी, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगा। अगर आप चोचो मोमो करेंगे तो कोई बात नहीं सुनेगा आपकी, थोड़ा धैर्य रखिए। शौकत साहब, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। प्रेम है कुछ इस तरह है कि आप इनसे पूछिए, साहब संगठन में जगह दे रहे हैं, अच्छी बात है,
मैं कह रहा हूं संगठन में जगह दे। लेकिन साहब ये भी तो बताइए, 17 में चुनाव हुए, विधानसभा आपने कितने टिकट दे दिए थे? लोकसभा चुनाव हुए ठीक है, उत्तर प्रदेश बहुत में आपने बहस कर कितने चुके हैं हम टिकट लोग, दे उस दिए पर थे? बहुत जब चर्चा इनसे हुई। पूछा गया तो इनका शौकत जवाब मालूम साहब, क्या था? हमारे क्या- यहाँ कोई योग्य क्या- मुसलमान नहीं है, क्या- योग्य मुसलमान, सुन तो लीजिए, कहा गया था योग्य मुसलमान नहीं है, इसलिए हम टिकट नहीं दे रहे। अच्छा ये बताइए, योग्य मुसलमान आप कैसे तलाशते हैं? क्या थर्मामीटर लगाते हैं? ठीक है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लिया गया एक फैसला है? इसे इस चुनाव से भी जोड़कर देखें। देखिए जब्बार साहब, बिल्कुल 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 मैं इस चीज को बिल्कुल मैं ठीक चुनाव है, से इसको तो जोड़ फिर के इस देख पर रहा हूं। हमारे मैं कह रहा हूं, सहयोगी और हमारे सलमान हुसैन को रेजिडेंट बड़ी एडिटर जिम्मेदारी बिहार दी से गई है, दीपक तो प्रियदर्शी क्या सिर्फ कहते हैं? मुस्लिमों को दीपक, भ्रमित करने के लिए दीपक, और इस कोई वजह फैसले नहीं। को चुनाव बिहार जीतने चुनाव के से लिए जोड़कर देखना कितना उचित? देखिए, जिस तरह से अभी जो नई टीम बनी है जेपी नड्डा की, और उसमें 4 मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है। इससे पहले अभी तक जो मुस्लिम चेहरे थे वो 1 या 2 हुआ करते थे, इस बार 4 चेहरे हैं। ऑब्वियस है, इस बात को ये माना जा रहा है कि मुस्लिम बिहार का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन के मद्देनजर भी ये फैसला लिया गया ये है। फैसला कितना असर डालेगा दीपक बिहार के विधानसभा चुनाव में? अब देखिए, ये चीजें काफी हद तक फ्यूचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि बीजेपी मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश चलिए हमेशा से इंतजार की रही है। करेंगे, इंतजार करेंगे कि क्या इस फैसले का कोई असर बिहार के चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए होता है। नहीं, बहुत शुक्रिया दीपक। अब ऐसे में सचिन रावत जी, ये जो एक ऐसी स्थिति बन रही है, कहीं तुष्टीकरण का खेल तो फिर कहीं पर शामिल तो कर लीजिए मगर विश्वास हासिल मत कीजिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुस्लिम समुदाय जहां पर खड़ा हुआ है, कौन है उसका हितैषी? कांग्रेस? देखिए जब्बार जी, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि देश में सभी वर्गों को लेकर के एक साथ में आगे बढ़ना चाहिए, वो भी कोई भी दल हो। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर सत्ता में आए हैं तो जनता के वोट से आए हैं। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आज डेवलपमेंट पे वोट मिले, आज शिक्षा पे वोट पड़े, आज रोजगार पे वोट पड़े, क्योंकि बिहार को जो आपने देख करके आपने मुस्लिम तुष्टीकरण आपने कर दिया, लेकिन वहां के हालात 15 साल में क्या हुए हैं, वहां पे किसानों की क्या हालात है, वहां पे रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको भी लेकर के कम से कम इनको कुछ अहम जो व्यवस्थाएं हैं उसको करना चाहिए। अशोक पांडे जी, ये हिस्सेदारी और भागीदारी वाली इस स्थिति को लेकर किस तौर पर देखें? अब आगे किस तौर पर मुस्लिम समुदाय को बीजेपी देखती है? क्योंकि कहा यह जाता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी के साथ या पीछे कभी खड़ा नहीं रहा। उम्मीद आपको लगती है? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अगर तुलसी का यह देश है तो कबीर का भी देश है, रसखान का भी देश है, रहीम देश है। हमने मुस्लिम भाइयों के लिए अभी जो तलाक जो चल रहा था उससे हलाक किया। प्रसन्नता की बात है मुस्लिम महिलाओं के लिए। हम तो मुस्लिम भाइयों के, हिंदू मुसलमानों के लिए लगातार उस जात संप्रदाय के जो अंतिम आदमी है, हमेशा उसके विकास की बात करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें महज भाषणों में ना दिखाई दें, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यकीनी तौर पर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिले। चूंकि वक्त की समय सीमा है, यहां पर वक्त खत्म हो रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शौकत अली साहब आपका, सचिन रावत साहब आपका, अशोक पांडे जी आपका। तो सवाल वही है कि हम बातें अपनी टेलीविजन की डिबेट से लेकर के अपने राजनीतिक रैलियों या भाषणों में तो करते हैं, मगर जमीनी स्तर पर क्या वो सब दिखता है जिसका हम ऐलान करते हैं, जिसका हम दावा करते हैं, जिसका हम वादा करते हैं? और उम्मीद करेंगे कि ये 4 मुस्लिम चेहरे जो बीजेपी की कोर कमेटी में आए हैं, महज किसी चुनावी माइलेज के लिए ना हो, बल्कि आगे सबकी बेहतरी के लिए हो। अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही।